हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर केमिस्ट्री वाला चिंटू सर। देखिए जो कि आज होगी केमिस्ट्री के फर्स्ट भाग यानी कक्षा 12 का फर्स्ट भाग, सबसे लास्ट वाला लेसन यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अर्थात उपसंयोजक यौगिक का जो है कि आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट तरीके से बताने वाला हूं इसको। तो वीडियो को एकदम जो है कि लास्ट तक बनाए रखिएगा, तभी जो है कि मजा आने वाला है, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा आपको। देखिए जो है कि सबसे पहले जो है कि इसमें हम लोग जो है चैप्टर का नाम लिखते हैं और जो है कि कक्षा लिखते हैं, सब कुछ लिखने के बाद ही जो है कि स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कि कक्षा 12 का जो है कि हम पढ़ाने जा रहे हैं, कक्षा 12। ठीक, उसके बाद जो है कि यहाँ से ये आपका उप सह संयोजक यौगिक उप सह संयोजक यौगिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये जो है कि यहाँ पर कक्षा 12 के सब्जेक्ट में केमिस्ट्री भाग है। केमिस्ट्री का एकदम फर्स्ट में सबसे जो है कि लास्ट में जो है कि टॉपिक है हम लोग का, जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको 2 नंबर दे के जाएगा नामकरण के नाम से हम जा रहे हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले जो है कि हम लोग पढ़ेंगे योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं। योगात्मक यौगिक पहले फर्स्ट हेडलाइन रहेगी हम लोग की, योगात्मक यौगिक। देखिए यानी कि यहाँ से 2 या 2 से अधिक सरल अणु जो है आपस में संयुक्त होकर के एक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं योगात्मक यौगिक। जैसे अगर हम कह दें ये है यहाँ से K2SO4 प्लस करके यहाँ से Al2 SO4 का थ्राइस प्लस करके यहाँ से 24H2O। इसको जो है कि अगर हम कह दें ये ना पूरा का पूरा रिएक्शन करने के बाद जो भी हम लोग को ये जो है कि देगा, तो इसे हम लोग कहेंगे यहाँ पर K2SO4 इंटू करके यहाँ से Al2 SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, इसको हम कह सकते हैं यहाँ से कौन सी कह सकते हैं, इसे कहते हैं पोटास एलम, अर्थात जो कि इसको हम लोग फिटकुरी के नाम से जानते हैं। इसको जो कि यहाँ से फिटकरी कहते हैं, फिटकरी के नाम से जानते हैं। अब आप देख लीजिए इसमें से 2 या 2 से अधिक यौगिक मिले हुए हैं कि ना, ये लवण है कि ना। लवण का मतलब कि जो है कि इसको जो है कि क्षार और जो है कि अम्ल से मिलकर के बने होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग कौन सी, लवण कहते हैं। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर ना K2SO4 एक प्रकार का लवण है, इसमें भी एक प्रकार की लवण है। जल की मात्रा यहाँ पर 24 मोल ली गई है। इनमें जो है कि पोटास एलम का जो है कि यहाँ से निर्माण हो रहा है। ठीक ना, इसलिए कि इसको हम लोग कहते हैं योगात्मक यौगिक कहते हैं, योगात्मक यौगिक कहते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोग को। अब देखिए अब इसमें ना हम लोग जो है ना कि योगात्मक यौगिक के प्रकार पढ़ते हैं। देखिए योगात्मक यौगिक के प्रकार कितने होते हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए योगात्मक यौगिक के प्रकार, योगात्मक यौगिक के प्रकार। देखिए योगात्मक यौगिकों को क्रमशः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा होता है, योगात्मक यौगिकों को सिर्फ 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक होता है द्विक लवण, एक होता है द्विक लवण, द्विक लवण कहते हैं इसे, और दूसरी होती है इसमें उप सहसंयोजक यौगिक, उप सहसंयोजक यौगिक। देखिए अब इसमें से यही से जो है कि हम लोग के चैप्टर का उद्गम हुआ है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें द्विक लवण को हम लोग डिफाइन करेंगे, अभी पढ़ेंगे। उसके बाद उप सहसंयोजक यौगिक को भी हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, बातें पूरी स्पष्ट हो जाएगी कि द्विक लवण किसे कहते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो है कि हम लोग हेडलाइन करेंगे द्विक लवण। इसमें सबसे पहला जो है कि हम लोग का हेडलाइन रहेगा द्विक लवण, द्विक लवण। अब देखते हैं इसमें डबल साल्ट इसको कहते हैं, डबल साल्ट।
देखिए डबल साल्ट किसे बोलेंगे, यानी कि कह सकते हैं ना कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में अपनी जो है ना कि जो पहचान होती है पूरी मात्रा एकदम अपघटित हो जाता है अर्थात खो देता है, ठीक ना। याद रखिएगा वे यौगिक जो अपने जो है कि जलीय विलयन में अपना जो है पहचान पूरा का पूरा खो देता है उसे कहते हैं कौन सी, द्विक लवण कहते हैं, ठीक ना। याद रखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ से इसकी परिभाषा, वे यौगिक जो जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं इसे कहते हैं द्विक लवण। अब ये आपको हम दिखा रहे हैं जो पोटाशियम अभी हमने बताया है पोटाशियम का, तो K2SO4 Al2 SO4 का थ्राइस इंटू करके 24H2O, इनको जो है कि अगर हम लोग ना जलीय विलयन में इसको जो है कि घोलेंगे जैसे ही, तो ये सभी आयनों में ब्रेक हो जाएगा। कैसे ये जो है कि यहाँ पर 2K पर पॉजिटिव, SO4 पर 2 नेगेटिव, और यहाँ से Al2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, Al पर 3 पॉजिटिव, प्लस करके यहाँ से SO4 पर 2 नेगेटिव, ठीक ना। इनकी 3 संख्या है तो यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर 24H2O। अब आपको बता दें यानी कि वे यौगिक जो है कि अपने ये जो ना जलीय विलयन में अपना जो है कि पहचान स्वयं खो देता है उसे कहते हैं द्विक लवण, ठीक ना। वे यौगिक जो है कि जलीय विलयन में अपना पहचान खो देते हैं, यानी विलयन में अपना पहचान खो देते हैं उसे कहते हैं द्विक लवण। यही जो है कि इसकी परिभाषा बनती है, जैसे कि हम लोग ने एग्जाम्पल के द्वारा आपको हमने दिखा दिया है कि ऐसे जो है कि यौगिक में उपस्थित होते हैं। अब आती है हम लोग के यहाँ पर उपसहसनेक यौगिक किसे बोलते हैं, जो कि हमारे चैप्टर से पूरा एकदम रिलेटेड है, जो चैप्टर से हम लोग को लगा हुआ है। तो उपसहसनेक यौगिकों को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर इसका उप सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, अभी जो है कि हम लोग ने पढ़ा वे यौगिक जो है कि अपने जलीय विलयन का मतलब अपने जलीय विलयन में जो है कि अपना पहचान पूरा खो देते हैं उसे कहते हैं कौन सी, द्विक लवण के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बात ये फंस जाती है कि यहाँ उपसहसनेक यौगिकों को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक ना। अब में जो है कि उपसहसनेक यौगिक कैसे होता है थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लीजिए K4FeCN का 6 टाइम, ये हम लोग को ना उपस्थित जो है कि एक प्रकार का यौगिक है। इस यौगिक में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर K4FeCN का 6 टाइम पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। अब हम लोग को ना ये जानना है कि इसको जो है कि जल में घोलेंगे जैसे ही, ये क्या अपने आयनों में ब्रेक होगा कि नहीं, अपने आयन में ब्रेक होगा कि नहीं, बस यही जानकारी लेनी है। यहाँ पर ना जो पोटेशियम पर पॉजिटिव है जसकतस है, उसके बाद यहाँ पर ना जो Fe है FeCN का 6 टाइम इस पर जो है कि नेगेटिव है। जरा ये बता दीजिए कि 4 तक ये पॉजिटिव में टूट गया लेकिन CN में और Fe में टूटा है नहीं, बस यही जो है कि उसमें खासियत है। मतलब कि जो अभी हमने बताया द्विक लवण और जो है कि उपसहसनेक यौगिकों में सबसे बड़ी खासियत यही है। इसमें क्या होती है कि ना अपने जो है कि जलीय विलयन और ठोस अवस्था दोनों में अपना जो है कि पहचान बनाए रखता है, खोता नहीं कभी, है ना। लिख सकते हैं यहाँ से इसकी परिभाषा, यहाँ से वे यौगिक जो जलीय विलयन एवं ठोस अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखता है।
उसे ही कहते हैं उप ससुनिक यौगिक, ठीक ना। ये अपने आयनों में पूरी तरह से विभक्त नहीं होते हैं, ये अपने आयनों में पूरी तरह से विभक्त नहीं होते ना, यानी जलीय विलयन में इसको अगर घोल दिया जाएगा तो ये जो है कि अपने पूरी तरह से विभक्त परिभाषा हमने आप लोग को बता दिया है कि वे यौगिक जो जलीय विलयन एवं ठोस अवस्था में अपनी रासायनिक पहचान जो कि बनाए रखते हैं उसी कहते हैं उपससनिक यौगिक। अब उपससनिक यौगिकों को ऊपर जो है कि आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है कि आप पोटेशियम में और यहाँ पर जो है कि है ना फेरोसाइनाइड आयन में जो है कि विभक्त हुआ है। क्या है जो कि इसको भी तो विभक्त हो जाना चाहिए, साइनाइड को अलग हो जाना चाहिए, Fe को अलग होना चाहिए, लेकिन ऐसा घटना नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग ना छोटे छोटे पॉइंटों पर जो है कि हम लोग संपर्क करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, अब जो है कि आपको बताने वाले हैं लिगेंड के बारे में। लिगेंड किसे कहते हैं, हम लोग जो है कि आप लोग को बताने वाले हैं लिगेंड किसे कहते हैं। लिगेंड, देखिए लिगेंड क्या होता है। लिगेंड, लिगेंड का मतलब होता है संलग्नी। लिगेंड ये होता है संलग्नी, इसकी हिंदी मतलब हिंदी होती है संलग्नी। अब लिगेंड हम किसे कहते हैं, बात ये फंस जाती है। किस यौगिक में ना, देखिए लिगेंड की परिभाषा नहीं दे रहे हैं, किस यौगिक में उपस्थित वह तत्व या परमाणु जिनकी संख्या कम होती है उसे कहते हैं केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर H2SO4 है, H2SO4 में संख्या इसकी ना जो यहाँ से दिखाई दे रहा है संख्या, इसकी संख्या यहाँ पर सल्फर की संख्या 1 है, इसलिए कि इसको हम लोग कहते हैं कौन सी, केंद्रीय परमाणु के नाम जानेंगे, धातु नहीं, ठीक ना। अब यहाँ पर बात ये फंस जाती है कि जो लिगेंड होता है इसका काम क्या है, खाली ना लिगेंड को परिभाषित कैसे करेंगे। देखिए जैसे अभी हम लोग लिखे थे पोटेशियम फेरोसाइनाइड को, पोटेशियम फेरोसाइनाइड को लिख लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर ना जितने भाग में आप जुड़े हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर ना इसको अगर हम आयनित कराएंगे तो 4K पर पॉजिटिव प्लस के, देखिए दयाशीलता बनाए रखिए, कुल बातें समझ में आएगी जरूर से। यहाँ पर 6 टाइम इस पर जाएगी निगेटिव। अब बात यह है कि आप देख लीजिए कि यहाँ से FeCN का 6 टाइम पर निगेटिव हमने लिखा है। अब इसकी स्ट्रक्चर पर अगर हम संरचना मतलब बात करें अगर, तो इसके हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय परमाणु बोलेंगे। केंद्रीय धातु है तो धातु लिखेंगे, धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। अब यहाँ से ना Fe से सबको जो है ऐड कर देंगे, किसको किसको, Cn को। एक Cn यहाँ पर, एक Cn यहाँ पर, एक Cn यहाँ पर, यहाँ पर Cn, यहाँ पर Cn, एक यहाँ पर नीचे से और एक जो है कि यहाँ पर Cn ऊपर से। अब यहाँ पर उपस्थित है और इसका जो है यहाँ से स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद पर माइनस को चिन्ह दे दीजिए, ठीक है। अब ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर ये समूह जुड़ा हुआ है Cn, इसको ना इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा उसको दान कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक युग्म जो है उसको दान कर रहा है, किसको, आयरन को, अर्थात जो है कि Fe को दान कर रहा है। इसलिए जो है कि आप ना हम Fe को यहाँ पर ना ग्राही कर सकते हैं और इसको Cn को यहाँ पर दाता कर सकते हैं, क्योंकि देने वाला इलेक्ट्रॉन दाता होगा और लेने वाला मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्राही कहेंगे। अब बात ये फंस जाती है कि इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर दे रहा है ना, तो इनको हम लोग कैसे कह दें कि इसी को हम लोग लिगेंड ही कहेंगे मेरे प्यारे। यही जो है कि लिगेंड है। लिगेंड तो Cn ही है, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहा है, इसलिए जो है कि इसको हम लोग लिगेंड कहेंगे। अब यही बात फंस जाती है कि अब इसके बीच में कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। तब आपको पता होगा बॉन्डिंग जो होती है 3 खंड में होती है ना, जैसे एक होती है उप सहसंयोजक बंध, नहीं पहला होता है सहसंयोजक बंध, दूसरा होता है वैद्युत संयोजक बंध, तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध में एक देने वाला होता है और एक जो है कि लेने वाला होता है। जैसे कि इसी में देख लीजिए, इसे हम लोग दाता कहेंगे और इसे जो है कि ग्राही कहेंगे, क्योंकि यहाँ से बॉन्डिंग की जो फॉर्मेशन करता है वो लिगेंड करता है। तो लिगेंड जो है कि यही होता है ना, दिमाग में रखे रहिए। देखो भैया, अब जो है कि इसका जो है कि हम लोग परिभाषा अगर लिखना चाहेंगे तो इसके आधार पर हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए इनकी परिभाषा हम कैसे देखिए कह सकते हैं कि वे परमाणु या समूह, वे परमाणु या समूह या फिर आयन है ना, जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ से उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है, उसे कहते हैं लिगेंड। ठीक है, याद रखिए।
देखिए कह सकते हैं कि वे परमाणु या समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है इसे कहते हैं लिगेंड, कॉमा करके यहां से लिगेंड कहलाता है, लिगेंड कहते हैं। अब देखो अब यहां पर ना लिगेंड की परिभाषा हमने दे दिया। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखे हमने, यानी कि Fe को ना जो Cn है वह जो है कि दान कर रहा है, तो Cn को यहाँ पर हम दाता कहेंगे और जो Fe है यहाँ पर ग्राही कहेंगे। ठीक, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए अब यह जो है कि परमाणु को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड कहते हैं, लिगेंड। लिगेंड का बस यही काम है कि केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म यानी एक लोन पेयर जो है कि उसको डोनेट करना, किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को। केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात ग्राही को एक जो है इलेक्ट्रॉन युग्म देना, एक इलेक्ट्रॉन युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना। तो आपको स्पष्ट है, मतलब कि समझ में आ गई होगी कि लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड हमने बता दिया कि वे परमाणु या फिर समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है उसे कहते हैं लिगेंड। अच्छा, इसकी एक लाइन में परिभाषा दे सकते हैं, वे परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखता है ना, उसे कहते हैं कौन सी, लिगेंड कहते हैं, ठीक ना। अब ये देता है तो इसलिए इसको दाता कहेंगे, जिसको देता है जो एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग ग्राही कहते हैं। अब देखिए एक बात आपको हम फिर बता दें, अब देखिए लिगेंड के प्रकार कितने होते हैं, लिगेंड को कितने भाग में बांटी गई है, थोड़ा सा हम लोग ना चर्चा कर लेते हैं इस बात पर, उसके बाद जो है कि आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए लिगेंड के प्रकार, लिगेंड के प्रकार देखिए इनके ना 2 बेस होती है, एक होता है आयन के आधार पर बांटना, एक होती है इलेक्ट्रॉन युग्म देने के आधार पर, ठीक है, दिमाग में रखे रहिएगा। फर्स्ट सिचुएशन इसकी है आयन के आधार पर, आयन के आधार पर। अब ये देखा जाएगा कि आयन के आधार पर लिगेंड कितने खंड में बांटी गई है। अब आयन के आधार पर जो है कि ये लिगेंड को 3 भाग में बांटा गया है ना, आयन के आधार पर लिगेंड को निम्नलिखित 3 भाग में बांटा गया है, ठीक निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। जब निम्नलिखित 3 भाग में बांटा गया है, कौन कौन सा, सबसे पहला काम ऋणात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड, दूसरी पॉइंट है इसकी धनात्मक लिगेंड, उसके बाद यहाँ पर सी पॉइंट है उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड। अब हम लोग को ना एक एक चीज को इसमें बारे में पढ़ना होगा, यानी कि ऋणात्मक लिगेंड किसे बोलते हैं, धनात्मक लिगेंड किसे बोलते हैं और एगो उदासीन लिगेंड किसे कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, उसके बाद एक इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग का है ऋणात्मक लिगेंड, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि वह लिगेंड जिन पर ऋण आवेश होता है, कह सकते हैं यहाँ से वह लिगेंड जिस पर ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है उसे कहते हैं कौन सी, इसे कहते हैं ऋणात्मक लिगेंड। अब हम जो है ना कि आप लोगों को ऋणात्मक लिगेंड के बारे में कुछ और जो की जानकारी दे देते हैं
ऋणात्मक लिगेंड। जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए ये है एफ, एफ पर माइनस, तो इसे कहेंगे फ्लोराइडो। फ्लोराइडो, फ्लोराइडो बोलेंगे, ठीक ना, क्या बेटा, फ्लोराइडो बोलते हैं। उसके बाद जो है इसको जब बेटा जा, फिर उसके बाद एक यहाँ पर ये क्लोरीन है तो इसको क्लोराइडो बोलते हैं, क्लोराइडो। उसके बाद यहाँ से बी आर पर निगेटिव आ जाएगा तो इसको ब्रोमाइडो बोलेंगे, ब्रोमाइडो, ठीक। उसके बाद यहाँ से ओ एस पर निगेटिव आ जाता है हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो बोला जाता है, ठीक ना। ये सबको जो है कि हम लोग ऋणात्मक लिगेंड के नाम से जानते हैं। दिमाग में रखे रहिएगा, ये सब निगेटिव लिगेंड है, इनको आप दिमाग में रखे रहना हमेशा के लिए। एक होता है, देखिए एक होता है यहाँ पर SO4 पर 2 निगेटिव, तो इसे कहते हैं सल्फेटो, सल्फेटो, सल्फेटो। और एक होता है यहाँ से CN पर निगेटिव, CN पर निगेटिव, तो इसे कहते हैं साइनो, साइनो है ना, एक नाम है, सब नाम। और जो कि इसमें से NO2 पर माइनस, NO2 पर माइनस, तो इसे कहते हैं नाइट्रो, नाइट्रो कहते हैं, ठीक ना। अब आपको याद हो गया होगा कि ऋणात्मक लिगेंड क्या होते हैं। ऋणात्मक लिगेंड का मतलब कि वह लिगेंड जिस पर ऋण आवेश होते हैं उसे ऋणात्मक लिगेंड कहते हैं। अब उसके बाद आता है धनात्मक लिगेंड हम लोग का। देखिए धनात्मक लिगेंड किसे बोलते हैं, सेकेंड नंबर है इन लोग का, हम लोग का मतलब बी पॉइंट, धनात्मक लिगेंड, धनात्मक लिगेंड। देखिए धनात्मक लिगेंड किसे बोलते हैं, यानी वह लिगेंड जिस पर धन आवेश होते हैं। आप परिभाषा को लिख लीजिएगा और देखिए यहाँ से हम जो है कि यहाँ पर देखिए ये होती है यहाँ पर धनात्मक लिगेंड, अमोनियम होता है, अमोनियम, ठीक है। इसे कहते हैं कौन सी, धनात्मक लिगेंड कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजीनियम होता है एक, NH2 बॉन्ड NH3 पर पॉजिटिव, इसे कहते हैं हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम कहते हैं, हाइड्रोजीनियम, ठीक ना, हाइड्रोजीनियम कहते हैं। उसके बाद ये कि नाइट्रोसिनियम, नाइट्रोसोनियम, इसको आप दिमाग में रख लीजिए कि जो धनात्मक लिगेंड होते हैं उन पर चार्ज रहेगा प्लस वाला, प्लस वाला रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं धनात्मक लिगेंड। और एक इसमें आता है, इसमें धनात्मक लिगेंड के बाद उदासीन लिगेंड किसे बोलते हैं, उदासीन लिगेंड, सी पॉइंट हम लोग की, उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड। देखिए वह लिगेंड जिस पर जो है कि न तो धन आवेश न ऋण आवेश होते हैं उस पर कहते हैं उदासीन लिगेंड। जैसे जैसे H2O, H2O एक प्रकार का उदासीन लिगेंड है, इसे हम लोग ना एक्वा के नाम से जानते हैं, एक्वा के नाम से, ठीक है ना। फिर उसके बाद NH3 है, NH3 को हम लोग एमीन के नाम से जानते हैं, AMMINE, एमीन के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एथिलीन डाई एमीन, EN, या फिर ये कि यहाँ पर CH2 NH2, फिर उसके बाद यहाँ पर CH2 NH2, इसको हम न्यूट्रल लिगेंड कहेंगे यहाँ पर एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। इन सबको जो है कि हम लोग उदासीन लिगेंड के नाम से जानते हैं। अब आपके दिमाग में हो गया होगा ये सब शामिल कि लिगेंड के प्रकार कितने होते हैं। अब देखिए अब जो है ना कि जो है ना कि हम जो है ना अगले वीडियो में जो है कि आप लोग को बता देंगे, ठीक ना। बस बंद करते हैं यहीं पर।